नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में जो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास है, तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो उसका डिस्क्रिप्शन और एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। तो मदरसा की स्थापना कब हुई थी कलकत्ता में? 1780, कहीं कहीं 82 भी दिया रहता है इसके, लेकिन यही देखते हैं 80 है, ठीक है। इसके प्रथम प्रमुख मौलवी जो थे मोइजुद्दीन थे। इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था, ठीक है। इसके स्नातक ब्रिटिश राज में द्विभाषियों के रूप में सहायता करते थे। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया था। तो कब? 1791 में। पहले तो 1780 में स्टार्टिंग हुई, फिर उसके बाद 1791 में क्या खोला गया? एक संस्कृत कॉलेज खोला गया जोनाथन डंकन द्वारा। ये क्या था ना, पहले प्राच्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे सब लोग, तो इसलिए जो हिंदी भाषी जो वो थे लैंग्वेज थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज, उनको प्राथमिकता दी जाती थी, ठीक है। इसका उद्देश्य बनारस जो संस्कृत कॉलेज था, इसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसको दी गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी, ठीक है। तो सबसे पहला जो अनुवाद किया हुआ ग्रंथ था वो कौन था? भगवद गीता थी। और किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और प्रस्तावना किसने लिखी थी? वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। विल्किंस ने फारसी और बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। किस चीज़ के लिए? फारसी और बांग्ला मुद्रण के लिए। हॉलहेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। किसने? हॉलहेड ने। कब? 1778 में, ठीक है, संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। सर विलियम्स जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। कौन हुए? सर विलियम्स जोन्स। इनकी प्रेरणा पर 1784 इसमें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। तो 1784 में हुई थी और विलियम्स जोन्स के प्रेरणा पर हुई थी, ठीक है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ये स्वयं उसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया, ठीक है। कौन सी पत्रिका? एशियाटिक रिसर्चेज, ठीक है। इसी क्रम में उन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त हुआ था। किसकी? डब्ल्यू हंटर की। 1882 में, वो किसकी? पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए, ठीक है। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। उसके बाद 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम, और 1882 ईस्वी में क्या हुआ था? अब 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति हुई थी पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए, ठीक है। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया था। तो एक आया है क्वेश्चन कि इस रिपोर्ट में किस बात पर जोर दिया गया था? ये प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। कौन सी? रंगपुर नेशनल स्कूल की 1905 में हुई थी, ठीक है। 16 नवंबर 1905 में कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला किया गया। तो 1905 में किया गया फैसला क्या? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना करने का हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी की गई थी। तो देखिए, सम्मेलन में क्या हुआ था? फैसला हुआ, और 15 अगस्त 1906 को स्थापना हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की, ठीक है। याद रखना है यार, 15 अगस्त 1906, ठीक है। 1913 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए
खर्च करने की व्यवस्था की गई। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय के अध्ययन एवं रिपोर्ट के लिए एक आयोग की नियुक्ति किया। ठीक है, सैडलर आयोग 1917 में हुआ था और किस चीज़ के लिए? कोलकाता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त किया था। ठीक है, डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय भी थे। कौन कौन भारतीय थे सैडलर आयोग में? एक तो थे आशुतोष मुखर्जी, दूसरे थे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद। ठीक है, कौन कौन? आशुतोष मुखर्जी और ज़ियाउद्दीन अहमद। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। तो क्या इसने विचार दिया? इसने ये दिया कि माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है, जबकि जो हंटर आयोग हुआ था 82 में, उसने क्या बोला था? प्राथमिक शिक्षा पे। ठीक है, भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिलिंग के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया था। एक्चुअली क्या था, जब से वारेन हेस्टिंग्स जब हुआ था उसके बाद शिक्षा के संबंध में कुछ कदम उठाए गए थे, लेकिन कुछ प्राच्यवादी विचारधारा और एक 2 धड़ बन गए थे। क्या? एक उदारवादी, एक विचारधारा का था। तो उसमें लॉर्ड मैकाले और ये लोग जो थे, लॉर्ड मैकाले, विलियम बेंटिक, ये जो शिक्षा का माध्यम थे अंग्रेजी को बनाना चाहते थे, जबकि वारेन हेस्टिंग्स हुए, विलियम जोन्स हुए, इन लोगों की धारणा ये थी कि जो माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यहाँ की भारतीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या था? तो लॉर्ड जो विलियम बेंटिक थे, इन्होंने क्या किया? काउंसिल के विधि सदस्य को, लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया जब ये 23 में एक्ट आया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये काम किया। मैकाले ने भारत में 1833 में, ठीक है, मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, अधोमुखी शिक्षा, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ये क्या है? शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। ठीक है, ये इन लोगों की विचारधारा थी। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र या मैकाले मिनट कहा जाता है, यहाँ से हुई थी। 1835 में आया था मैकाले मिनट। ठीक है, मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों से में व्यक्त किया: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मतलब ये भारत के जो साहित्य और ग्रंथ हैं उनको निम्न दृष्टि बता रहा था कि मतलब ये यूरोप की एक बुक के बराबर भी नहीं है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। कब? 7 मार्च 1835 को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में। ये कब से कब तक रहा? 1828 से 35 तक रहे हैं। और इसी में 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, और भी काम हुए थे। तो इन्हीं के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर क्या हुआ था? भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने लगे। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 में कर दी गई। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कब लाया गया था? अंग्रेजी शिक्षा का तो 1854 में लाया गया था, जिसे चार्ल्स वुड डिस्पैच कहते हैं। ठीक है, और 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। D.K. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो किसके प्रयत्नों से? कर्वे के। ठीक है, ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। 1896 में क्या की थी? पूना में विधवा गृह की स्थापना भी की थी। ठीक है, इससे पहले इन्होंने क्या एक महिला विश्वविद्यालय भी खोला था, और 96 में क्या खोला? पूना में विधवा गृह। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। कर्वे को
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल से प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में पुणे में की गई थी, ठीक है। तथा 1884 में न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ कब हुआ था? 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल का हुआ था, उसी के साथ पुणे में हुई थी, ठीक है। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित कर दी गई, ठीक है। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। न्यू इंग्लिश स्कूल कब हुआ था स्टार्ट? 1880 में, ठीक है। इस संस्था के संस्थापकों में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो 84 में हुआ था, कौन कौन थे? चिपलुंकर थे, तिलक थे, आगरकर थे और MP नामजोशी थे। कौन कौन थे? संस्थापक कौन थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के? BK चिपलुंकर, BG तिलक, गोपाल कृष्ण आगरकर, गोपाल गणेश आगरकर और MB नामजोशी, ठीक है। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ, कौन कौन? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में की हुई थी, ठीक है। दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1824 में, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी कि धार्मिक शिक्षा दिया। तो धार्मिक शिक्षा की वकालत किसने की थी? ये तो मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। इन्होंने वर्ष 1916 में क्या किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से 1939 तक इसके कुलपति बने रहे। इन्होंने हिंदुस्तान द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और मर्यादा नामक पत्र पुस्तिकाएं प्रकाशित की। कौन कौन सी? हिंदुस्तान इनकी है, द इंडियन यूनियन इनकी है और अभ्युदय और मर्यादा, ये चारों किसकी है? मदन मोहन मालवीय की है, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं प्रश्न को। तो फर्स्ट है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था, 80 में किया था, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। हेस्टिंग्स के सहयोगी थे और ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंगन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज भी खोला गया था। प्रथम संस्कृत कॉलेज माना जाता है, ठीक है, 1791 में। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने। ए आंसर हो जाएगा। अब कथन और कारण दिया गया है फोर्थ में। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी, हाँ हुई थी। और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित कर रहा था। तो कारण तो सही है, ठीक है, और कथन भी सही है, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही होंगे, ठीक है, कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही हुई थी, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 84 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था। कहते हैं वो जो राजा महाराजा होते थे उन्हीं तरह की ड्रेसिंग अपनाता था और रहता था उसी टाइप का। जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था, उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स ब्लिकिंस, नथानियल हेलहेड, जोनाथन डंकन आदि ने वारेन हेस्टिंग्स के प्रश्रय और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स ब्लिकिंस द्वारा किए गए भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी, ठीक है। प्रश्नानुसार कथन में दो बातों का जिक्र है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना तो और वारेन हेस्टिंग्स द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता स्वीकार न करना, वही कारण में उसका स्वयं विद्वान होना और प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। यहाँ प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहन कथन की दोनों बातों का कारण होना पुष्ट करता है, इस कारण व्याख्या करता है, ठीक है।
वारेन हेस्टिंग्स ऐसा था कि अपना जिस टाइप के राजा महाराजा निकलते नहीं थे सैर सपाटे के लिए नगरों के लिए अपनी रानियों के साथ, तो ऐसा ही ये करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को दी गई थी। ठीक है, एशियाट रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता। द एशियन सोसाइटी ला सोसाइट एशियाटिक की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी और वर्ष 1829 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो विलियम जोन्स थे, चार्ल्स विल्किंस थे। ठीक है, भगवत गीता के लिए तो ठीक है, विलियम जोन्स ने तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये सर विलियम जोन्स थे। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने किया था। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं उसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में उन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, अधोमुखी निस्यंदन थ्योरी था ना। ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारी की ओर बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए? तो 13 वाला था। इसमें 1 लाख रुपए भी आए थे और साथ में क्या था, ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था। ठीक है, 1813 में चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। तो सभी स्तरों पे नहीं थी। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और 3 विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए थे। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना शुरू की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए। इसमें यह बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा निरपेक्ष हो, धर्मनिरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता ग्रांट इन एड की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई। नेक्स्ट है, चार्ल्स वुड का आदर्श पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था, ए हो जाएगा। ठीक है, वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेद वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था। इसमें कितने अनुच्छेद थे? 100 थे। ठीक है, प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया। उनके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो कौन सी? प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, हंटर कमीशन कौन सा? 82 वाला।
ठीक है, 1882 को। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपिन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो किसने की थी? लॉर्ड रिपिन ने की थी वर्ष 1882 में, और हंटर आयोग कहलाता था वो, ठीक है। नेक्स्ट है 14, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी तो कब? 15 अगस्त 1906 को की गई थी, ठीक है। और 1905 में क्या हुई थी? इसका फैसला किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई, 1905 में हुई थी। 1600 रंगपुर नेशनल स्कूल की, ठीक है। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। सैडलर आयोग संबंधित था, तो ये भी शिक्षा से संबंधित था कलकत्ता विश्वविद्यालय से। तो क्या हो जाएगा? और इसमें क्या हुआ था कि माध्यमिक शिक्षा सुधार किया जाए। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है 16, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 में नियुक्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठित किया। वे कौन थे? तो एक तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति कौन थे? गुरदास बनर्जी। ये देखिए 1902 में जो विश्वविद्यालय आयोग गठित हुआ था, ये उसमें भी 2 सदस्य थे। उसमें एक तो बिलग्रामी थे, दूसरे थे गुरदास बनर्जी, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा सुधारों के तहत 1902 में सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय का आयोग गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं तो किससे संबंधित है? ये अंग्रेजी शिक्षा से है। लॉर्ड मैकाले मिनट्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। प्रथम विधि सदस्य भी जाने जाते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिलिंग की विधि से लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। नेक्स्ट है 19, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये शिक्षा संबंधित था, ठीक है। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। मैकाले का कहना था सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। नेक्स्ट है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे कौन थे? मैकाले थे, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 का जो मैकाले मिनट है उससे पड़ी आधुनिक शिक्षा की नींव। भारत के आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया, यूरोप के अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी तो ये अच्छा तीनों दिए गए, तो इसमें जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन तो 1813 को एक्ट हो जाएगा। प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद इसी के बाद तो हुआ था, क्या हो जाएगा? 1 2 3, अच्छा तीनों हैं।
क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे इसके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। इसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम के वेंडिस बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। ठीक है, ए हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम के वेंडिस बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1857 में हुई थी, जो कि चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत हुई थी, 54 के। ठीक है, और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? D.K. कर्वे के प्रयास से हुई थी और बाद में इन्हें 1958 में इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। D.K. कर्वे के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था और वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो तिलक थे। ठीक है, कौन कौन थे? 80 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना न्यू इंग्लिश स्कूल जो 80 में था उस के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी और 1884 में औपचारिक रूप से गठित किया गया था। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में। और संस्थापक कौन कौन थे? B.K. चिपलुंकर, तिलक थे और M.B. नाम जोशी थे और गोपाल गणेश आगरकर थे। जस्टिन रानाडे सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि जो 5 संरक्षक इसके बनाए गए थे उनमें से एक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता की। ठीक है, कब हुई थी? 17 में हुई थी, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयास से। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में उन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में हुई थी और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो 75 में हुई थी, सर सैयद अहमद खां के प्रयास से। ठीक है, डेविड हेयर। नेक्स्ट है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, संस्थान और संस्थापक। तो बनारस का संस्कृत कॉलेज ये जोनाथन डंकन है। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स हैं और फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली है। तो इसमें से 2 और 3 सही हो जाएगा, नहीं केवल 2 सही होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज का आर्थर वेलेजली नहीं है। ठीक है, क्या है? बनारस का संस्कृत कॉलेज है वो जोनाथन डंकन 1791 है। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स माने जाते हैं और फोर्ट विलियम कॉलेज के आर्थर वेलेजली नहीं है, लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली हैं। ठीक है, जो सहायक संधि वाले हैं। ठीक है, 1800 वाले, 1800 में हुआ था। नेक्स्ट है 31, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 1800 में की थी इसने स्थापना, बाद में ये बंद भी हो गया था।
कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेस्ली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। फोर्ट विलियम कॉलेज की कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कथन कौन सा बताना है? सत्य है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो सेकंड सही है, ठीक है, बाकी डेट सही नहीं है क्योंकि 10 जुलाई को हुई थी, ठीक है, 10 जून को नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो ये मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने धार्मिक शिक्षा के लिए वकालत की थी, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। व्यारंभ में एक स्कूल के अध्यापक और बाद में व्यवसाय से वकील थे, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो हार्डिंग ने किया था, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 जनवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किससे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस का है, ठीक है, VHU। दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालय में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 में मदन मोहन मालवीय को जाता है। तो ये हम लोगों का शिक्षा का हो गया। अब आधुनिक भारत में प्रेस का विकास का हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियो देखने हैं तो नेट के PGT TGT के लिए वो भी आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद।